अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क था जहां पर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं थी। बहुत से लोग भूख की वजह से मर जाते थे। इस मुल्क को लुटेरों और नशावरों की बस्ती कहा जाता था। यहाँ पॉवर्टी, करप्शन और क्राइम अपनी बुलंद तरीन सतह पर था। ओवर पॉपुलेशन इतनी कि 2775 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे। इसके अलावा गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई लॉ, कोई पुलिस, फौज, कुछ भी नहीं थी जो कि क्राइम को कंट्रोल कर सके। इन तमाम चीज़ों का इमेजिन करना भी मुश्किल है और फिर ये ही मुल्क तकरीबन 20 साल में दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया। हमारी कहानी आज सिंगापुर के मुतल्लिक है। अगले 25 सालों में दुनिया देखती रह गई कि सिंगापुर हाईली डेवलप्ड और हाईली इनकम मुल्क बन जाता है, जो दुनिया के टॉप रिचेस्ट मुल्कों में चौथे नंबर पर आता है। यहाँ का GDP और पर कैपिटा इनकम फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और कनाडा से भी ज्यादा है। यहाँ पे क्राइम ना होने के बराबर है, करप्शन जीरो है। इसके अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। सिंगापुर की 1965 से लेकर 2024 तक की कहानी में आज एक बात तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि किसी भी मुल्क का लीडर क्या होता है और किसी भी मुल्क का लीडर किस तरह किसी मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन करता है। किस तरह कोई लीडर किसी मुल्क को अंधेरों से निकाल कर उसको दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना देता है। आइए आज हम सिंगापुर पर बात करते हैं कि उन्होंने अपनी किस्मत को कैसे बदला। वो एक गरीब और पसमानदा मुल्क से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गए। आइए इसको आसान और सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। The hostility between Singapore's ethnic Chinese and Malays finally erupted into violent clashes. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. From the lack of land in high density, but with some hefty government purchasing power, they did the impossible. The Republic of Singapore was born. सिंगापुर की तरक्की के राज को जानने से पहले हमें सिंगापुर की तारीख को देखना पड़ेगा। अगर आप मैप पे देखें तो सिंगापुर इंतहाई एक छोटा सा मुल्क है। आप मैप को जूम करें, फिर और जूम करें तो आपको सिंगापुर एक दिखाई देगा जो कि एक आइलैंड है। इसके अलावा इसके 64 आइलैंड है जो कि सिंगापुर में ही शामिल है। ये एक सिंगल स्टेट कंट्री है, यानी कि इसका एक ही शहर है जिसका नाम सिंगापुर है और इसी मुल्क का नाम सिंगापुर है। लेकिन इस मुल्क को मुख्तलिफ डिवीजनों में डिवाइड किया गया है, यानी कि नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, लेकिन ये एक सिंगल स्टेट मुल्क है। सिंगापुर की एक साइड पे मलेशिया, जबकि इसका दूसरी साइड पे इंडियन ओशन है। सिंगापुर का ज्यादातर रकबा समुंदर के साथ साथ फैला हुआ है। इसके अलावा इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है जो कि इसकी तरक्की में खास अहम किरदार अदा करती है। सिंगापुर इंडियन ओशन और साउथ चाइना ओशन के दरमियान में वाक़या है। इसकी एक साइड पे मलक्का स्ट्रेट जबकि दूसरी साइड पे सुंदरा स्ट्रेट वाक़या है जो कि साउथ चाइना ओशन को इंडियन ओशन के साथ जोड़ती हैं। तारीखी एतबार से 7वीं सदी में ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट था। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया को आपस में मिलाता था। इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट या यूरोपियन लोगों को भी अगर ईस्ट एशिया में जाना होता था वो तो इसी रूट का इस्तेमाल करते थे। मलक्का स्टेट ज़्यादा शॉर्ट था, लिहाजा ये रूट ज़्यादा इस्तेमाल होता था। सिंगापुर के इलाके में मुख्तलिफ इंडियन बादशाहों का कब्जा रहा, लेकिन इस मुल्क के नाम के बारे में एक कहानी मशहूर है कि यहाँ पर एक बादशाह का गुजर हुआ तो उसने यहाँ पे शिकार खेलना शुरू कर दिया। शिकार खेलते हुए उसको सिंगापुर के जंगलों में एक बहुत ही अजीब सा जानवर दिखाई दिया जो कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उसने अपने लोगों से पूछा कि इस जानवर का क्या नाम है, तो लोगों ने बताया कि इसका नाम सिंह यानी कि शेर है। तो लिहाजा इस इलाके को सिंगापुर यानी कि सिंगपुर का नाम यानी कि लाइन सिटी का नाम दिया गया। लिहाजा आज भी सिंगापुर का कौमी सिंबल शेर ही है। अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो इस इलाके पर मुख्तलिफ मुल्कों ने कब्जा किए रखा। यहाँ पर आयरिश भी आए, इसके अलावा पुर्तगीज भी आए, उसके बाद डच भी आए। मगर साल 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थॉमस स्टैफर्ड ने इस जजीरे को जौहर के सुल्तान से खरीद लिया जो कि उस वक़्त इस इलाके पर हुकूमत करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी डच से लड़ाई नहीं करना चाहती थी जो कि उस वक़्त स्टेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल करते थे। लिहाजा ईस्ट इंडिया कंपनी ने 8000 स्पेनिश डॉलर में इस जजीरे को खरीद लिया जिसका नाम अब सिंगापुर है।
ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंगापुर को खरीदने का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था। वो जानते थे कि मिडल ईस्ट और यूरोप या अमेरिका साइड से जो तजारती जहाज़ आते हैं वो इस रास्ते से गुजरते हैं, लिहाजा उन्होंने सिंगापुर में ज़्यादा से ज़्यादा सी पोर्ट बनाने शुरू कर दिए ताकि यहाँ ज़्यादा जहाज़ आएँ और उनकी ज़्यादा कमाई हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस इलाके को फ्री शिपिंग जोन करार दे दिया और इस इलाके को टैक्स फ्री कर दिया, लिहाजा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ आना शुरू हो गए। जब इतने ज़्यादा तादाद में यहाँ जहाज़ आना शुरू हो गए तो यहाँ पर इंडियन, अरब, ब्रिटिश और दीगर लोग भी आबाद होना शुरू हो गए और इस तरह सिंगापुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया। आप सोच रहे होंगे कि जिस इलाके में इतनी ज़्यादा ट्रेड एक्टिविटीज़ होती होंगी, जिस इलाके में इतने ज़्यादा तजारती जहाज़ों का आना जाना होगा, वो इलाका तो खुशहाल होगा, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकम्मल फोकस सी पोर्ट पे था या सी पोर्ट की सिक्योरिटी पे था। उनकी ऐसी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी जो कि लोगों को कंट्रोल कर सके, लिहाजा सिंगापुर एक सी पोर्ट से ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ के अड्डे के तौर पर ज़्यादा मशहूर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ओपियम को काश्त करती थी, जिसको हम अफ्यून कहते हैं, और उसको सिंगापुर में लाकर प्रोसेस किया जाता था। यहाँ पर सिंगापुर के लोकल वर्कर, इसके अलावा बहुत से चाइनीज वर्कर भी काम करते थे। घरों से हजारों मील दूर उनके पास इंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं था, लिहाजा वो लोग आस्ता आस्ता ओपियम के आदी हो गए और इस तरह सिंगापुर में रहने वाले लोग नशे की लत में पड़ गए। लिहाजा यहाँ पे सेक्स वर्कर, गैम्बलिंग और स्लेव ट्रेडिंग ऑपरेट होना शुरू हो गई। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्राइम की शरह बढ़ गई। 1941 में तकरीबन 16,500 लोग ओपियम के आदी थे जो कि रिकॉर्ड किए गए और इसके साथ साथ सिंगापुर एक अय्याशी का अड्डा बन गया। ये वर्ल्ड वार 2 का ज़माना था। यहाँ जैपनीज़ ने हमला किया और मलेशिया और सिंगापुर, इन दोनों मुल्कों ने सरेंडर कर दिया। इस सरेंडर की वजह से यहाँ पर तजारती एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई, बल्कि यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई और जैपनीज़ को हार का सामना करना पड़ा तो ब्रिटिश ने यहाँ पर दोबारा टेक ओवर कर लिया। इस दफ़ा जब ब्रिटिश ने यहाँ पे दोबारा टेक ओवर किया तो एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई, इसके अलावा कुछ पब्लिक पॉलिसियाँ ऐसी बनाई कि कम अज़ कम लोगों को 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त किया जा सके। जुलाई 1945 में ब्रिटिश सरकार बदल जाती है और इस तरह ब्रिटिश रूल सिंगापुर में आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। अब ब्रिटिश सरकार चाहती है कि वो सिंगापुर में इलेक्शन कराए और सिंगापुर में कोई सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करे तो और सिंगापुर के लोग अपना एक लीडर मुकर्रर कर लें ताकि वो उनके मामलात को देखभाल सके। मगर इसके साथ साथ सिक्योरिटी और इंटरनल अफेयर्स के मामलात अभी भी ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। 1952 में ब्रिटिश सरकार सिंगापुर में 51 सीट्स पर इलेक्शन अनाउंस करती है। इसी दौरान सिंगापुर के एक यंग लीडर ली क्वान यू अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम पीपल एक्शन पार्टी रखा जाता है और वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। ये इलेक्शन में 51 सीट्स में से 43 सीट्स जीतकर सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ये हैं वो हीरो जिन्होंने सिंगापुर की किस्मत बदली। यही है आज की हमारी कहानी के हीरो जिन्होंने सिंगापुर को एक गरीब, पसमानदा और लुटेरों की बस्ती से सिंगापुर को एक अमीर मुल्क बना दिया। Merdeka! Lagi sekali yang bersemangat, merdeka! Years from now, this will be a metropolis. Never fear. The next 1,000 years, we will be here. Recognizable, identifiable. A total population refused to be cowed. We gave them the courage. To the young and to the not so old, I say, look at that horizon. Follow that rainbow. Go ride it.
जब सिंगापुर की सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती है तो ब्रिटिश सरकार ये फैसला करती है कि अब वो सिंगापुर को छोड़ के चली जाए। आप लोग खुश हो रहे होंगे कि किसी भी मुल्क को आज़ादी मिले तो उस मुल्क के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, मगर सिंगापुर के यंग लीडर ली कुआन यू के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। वो जानते थे कि ब्रिटिश के होते हुए कम से कम दूसरे मुल्कों के अटैक का खतरा भी नहीं, इसके अलावा किसी ना किसी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रही है। अगर ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे तो इस वक्त मुल्क जिस कदर बुराई में डूबा हुआ है, वहाँ पर झुग्गियाँ, झोंपड़ियाँ, इसके अलावा इलीगल अड्डे जो चल रहे हैं, सिंगापुर की गवर्नमेंट उनको किसी भी तरह हैंडल नहीं कर सकती। लिहाजा ली ब्रिटिश सरकार से अपील करते हैं कि वो अभी यहाँ से ना जाएं बल्कि कुछ अर्सा मजीद सिंगापुर में ठहरें। आखिरकार ब्रिटिश सरकार वहाँ से जाने का फैसला कर देती है और ली जो है 1963 में सिंगापुर को मलेशिया के साथ मर्ज कर देते हैं। Prime Minister Lee Kuan Yew, with well-earned pride, told the big crowd that possessing the qualities that make a people great, Singapore would be a precious military, economic and political asset to Malaysia. All of us in the 5 territories of Malaysia have staked our lives and our future on it, and succeed it must. In 1961, Prime Minister Lee Kuan Yew gave a series of radio talks in 3 languages, English, Malay and Mandarin, called The Battle for Merger. In this series of broadcasts, I hope to tell you what merger means, why it's good for मलेशिया सरकार, मलाया लोग और सिंगापुर के लोग इस मर्जिंग से खुश नहीं थे, क्योंकि मलेशियन लोग ये समझते थे कि मलाया सिर्फ ही मलाया लोगों का ही हक है। लिहाजा यहाँ पर नस्ल परस्ती और रेस को लेकर वायलेंस शुरू हो जाता है। 1965 में ली कुआन यू ये फैसला करते हैं कि इस मर्जिंग को ख़त्म कर देंगे और सिंगापुर को दोबारा से अलहदा कर लेंगे। लिहाजा 1965 में इस मर्जिंग को ख़त्म कर दिया गया और सिंगापुर को अलहदा कर दिया गया और द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एक अलहदा मुल्क वजूद में आ गया। Singapore shall forever be a sovereign, democratic, independent nation founded upon the principles of liberty and justice, and ever seeking the welfare and happiness of a people in a more just and equal society. Signed, Lee Kuan Yew, Prime Minister of Singapore, and dated 9th day of August, 1965. लेकिन अभी तक ब्रिटिश किसी न किसी तरह सिंगापुर में मौजूद थे। लिहाजा 18 जुलाई 1967 में ब्रिटिश यहाँ से मुकम्मल तौर पर चले गए और सिंगापुर एक आज़ाद मुल्क बन गया। मर्जिंग को ख़त्म करने के बाद और ब्रिटिश सरकार का मुकम्मल तौर पर सिंगापुर छोड़ने के बाद यहाँ से शुरू होती है हमारी हीरो की कहानी। ली कुआन यू बहुत तेज़ी के साथ काम पर लग जाते हैं। उनके सामने जो सबसे बड़ा मसला था वो था जियोपॉलिटिक्स। वो सबसे पहले इस मसले को हल करते हैं। वो अपने इर्द गिर्द के मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर को इकट्ठा करके एक तंजीम बनाते हैं जिसको आसियान कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। इसका मुद्दा यह था कि तमाम ममालिक आपस में कॉपरेशन करेंगे ताकि इन तमाम मुल्कों में पीस रह सके। ली कुआन यू अब अपने मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के कानून नाफज करते हैं। वो तमाम नौजवानों के लिए ये कंपल्सरी करार दे देते हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी में हिस्सा लें और आर्मी की ट्रेनिंग हासिल करें और कुछ अर्सा आर्मी के अंदर बतौर सोल्जर काम करें। एजुकेशन पर और क्वालिटी एजुकेशन पर ख़ास तवज्जो दी गई। बेहतरीन एजुकेशन मुहैया करना, इसके अलावा स्कूलों को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करना, प्राइमरी एजुकेशन मुहैया करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिंगापुर का बजट तकरीबन $14.8 बिलियन है, जबकि हमारे मुल्क में $4.2 बिलियन। सिंगापुर में मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग आबाद हैं, जिसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यू, हिंदू बहुत ज़्यादा तादाद में बसते हैं। लेकिन ली कुआन यू ने कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनाई कि तमाम मज़ाहब के लोग आपस में इकट्ठे रह सकें और किसी किस्म के मजहबी फसादात यहाँ पर जन्म ना ले सकें। ली कुआन यू ये जानते थे कि जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी उनके तमाम प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। लिहाजा उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ कानून नाफज किया कि जो भी बंदा करप्शन करता हुआ पकड़ा गया उस पर $1 लाख जुर्माना होगा। इसके अलावा 5 से 7 साल तक उसको सज़ा होगी।
1968 में उन्होंने सिंगापुर को क्लीनेस्ट कंट्री बनाने के लिए कैंपेन शुरू की, और ये कैंपेन हमारे मुल्क की तरह नहीं जो कि सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रहती है या अखबारों की सुर्खियों तक या बैनर्स तक, बल्कि उन्होंने इसमें खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आखिरकार इस वक्त सिंगापुर वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। October 1968, a nationwide Keep Singapore Clean campaign was launched by the Prime Minister. We have built, we have progressed, but there is no hallmark of success more distinctive and more meaningful than achieving our position as the cleanest and greenest city in South Asia. 1992 में सिंगापुर में गैम्बलिंग को बैन कर दिया जाता है। उसके बाद सिंगापुर में ऐसे कानून लाए जाते हैं जो कि पब्लिक कामों से जुड़े हुए हैं, जैसे पब्लिक प्लेस पर थूकना, कूड़ा फेंकना या स्मोकिंग करने पर 1000 जुर्माना आयद होता है, दूसरी दफ़ा 2000 और तीसरी दफ़ा $5000 जुर्माना होगा। जबकि हमारे मुल्क में भी ये कानून इसी तरह है, मगर कभी भी गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन नहीं लिया। आपको मुख्तलिफ जगह पर देखता हुआ नजर आएगा कि पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, यहाँ पर थूकना मना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कभी भी वहां पे किसी किस्म का कोई एक्शन नजर नहीं आएगा। लोग खुल्लम खुल्ला इसकी वायलेशन करते हैं। सिंगापुर में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, जगह जगह झुग्गियाँ थी, लोग सड़कों पर, इसके अलावा गलियों पर सोते थे। ली क्योन यू ने उनके लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए और उन लोगों को अपार्टमेंट में शिफ्ट किया। 2023 में तकरीबन सिंगापुर में होमलेस पीपल 0 के करीब थे। किसी भी मुल्क में सड़क पर मौजूद ठेले या ढाबे उस मुल्क की खूबसूरती को मुतासर करते हैं, सिंगापुर में भी बिल्कुल इसी तरह था। लिहाजा ली ने इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया, इनके लिए नई मार्केटें बनाई और तकरीबन 5000 लोगों को नई मार्केटों में शिफ्ट किया ताकि मुल्क की खूबसूरती मुतासर ना हो। सिंगापुर की पॉपुलेशन 6.4 मिलियन है, जबकि सिंगापुर का टोटल रकबा 734 मरबा किलोमीटर है, जो कि बहुत कम है। तकरीबन 8332 लोग 1 मरबा किलोमीटर पर रहते हैं, जो कि बहुत ही कम जगह है। लिहाजा आप सोचें कि ऐसा मुल्क जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पर टोटल रकबा भी कम हो, वहाँ पर सड़कों की भी ज़रूरत होगी और सड़कों पर जब गाड़ियाँ आएंगी तो उन गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी जगह चाहिए। लिहाजा सिंगापुर की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत अच्छे तरीके से चलाएगी ताकि लोग प्राइवेट गाड़ियां कम से कम रखें। इसी तरह सिंगापुर पे आज भी प्राइवेट गाड़ी लेने पर बहुत ज़्यादा टैक्स है और लोग ज़्यादातर सफ़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर करते हैं और प्राइवेट गाड़ियां बहुत कम हैं। सिंगापुर में आपको 6 में से 1 बंदा करोड़पति मिलेगा। सवाल यह है कि सिंगापुर की गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आता कहां से है। सिंगापुर की गवर्नमेंट बहुत सी कंपनियों को ओन करती है जो कि ट्रांसपोर्ट की फील्ड में है, एनर्जी सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर सिंगापुर की गवर्नमेंट को देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के अंदर चलने वाले जितने भी कारोबार, जितनी भी कंपनियाँ हैं, वो लॉस में ही जारी होती हैं, उनसे प्रॉफिट नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही हो रहा होता है। सिंगापुर में कारोबारी लोगों के लिए टैक्स रेट बहुत कम रखा गया है। इसके अलावा 1 विंडो ऑपरेशन रखा गया ताकि लोगों का वक्त और पैसा ज़ाया ना हो। बल्कि ली क्योन यू ने जब सिंगापुर की गवर्नमेंट को संभाला तो उन्होंने सरकारी लोगों की सैलरी में बहुत ज़्यादा इजाफा किया ताकि वो लोग करप्शन ना कर सकें। सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर दुनिया का सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाला प्राइम मिनिस्टर है। सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर दुनिया का सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाला प्राइम मिनिस्टर है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह $16,10,000 US है। दूसरे नंबर पर हांगकांग आता है। हांगकांग के प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह $6,70,000 US है। तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है जहां के प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह तकरीबन $4 लाख US है। और चौथे नंबर पर जर्मनी आता है जहां के प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह $3,69,000 US है। पूरी दुनिया के टूरिस्ट सिंगापुर को देखने जाते हैं। सिंगापुर एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा ये सिंगापुर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तकरीबन $27 बिलियन सालाना सिंगापुर सिर्फ टूरिज्म से कमाता है। ली क्वान यू को सिंगापुर में फादर ऑफ द नेशन समझा जाता है, जिसने एक भूखे, नंगे और नशे में डूबे हुए मुल्क को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना दिया। वो लोगों को अपना गर्विदा भी बना सकते थे। वो लोगों को अपनी शख्सियत के गिर्द इकट्ठा भी कर सकते थे कि देखो मैंने क्या किया, या ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। इस सारी कहानी को सुनने के बाद दोस्तों एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी मुल्क का पीएम, सरबराह या लीडर किस तरह का होना चाहिए। वो किस तरह का लीडर होता है जो कि मुल्क की तरक्की की राह पे गामजन करता है, जो मुल्क को अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में लेकर आता है और मुल्क को अमीर तरीन मुल्क बना देता है। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक चीज अच्छी तरह समझ जाएंगे कि किसी भी मुल्क का लीडर किस तरह का होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।